मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैं आप लोगों को क्या करवाती हूँ। आज आप लोगों को मैं मलबे का मालिक, विराम चिन्ह, काला आदमी और आप लोगों का एक और मैं अपलोड की हुई थी, विराम चिन्ह, काला आदमी, मलबे का मालिक और एक मुझे याद नहीं आ रहा है। काला आदमी है, विराम चिन्ह है, मलबे का मालिक है और एक पता नहीं कौन सा अपलोड की हुई हूँ। शायद मैं 3 हूँ ना, 3 वीडियो या बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दी हुई हूँ, आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है। और अभी फ़िलहाल के वीडियो में मैं आप लोगों को अमर ज्योति जो एकांकी है ना, इसके बारे में देखने वाले हैं कि इसमें आप लोगों का क्या बोला गया। एक संघमित्रा का भी अपलोड की थी, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित अमर ज्योति एकांकी में पुरुष पुंगव मानवता की अमर ज्योति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पूरे जीवन की एक हल्की झलक प्रस्तुत की गई है। ठीक है, अमर ज्योति में किसके बारे में बताया गया है, तो अमर ज्योति जो चैप्टर है इसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। आप लोगों को मैं बस बता देती हूँ कि किस चीज़ में किसके बारे में दिया गया है। ठीक, आप लोगों को मैं आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप लोगों के पास इतना समझ गए हुए हैं ना। हाँ, एक संघमित्रा आप लोगों को अपलोड की थी। अच्छा, संघमित्रा तो बताई थी, पता नहीं एक कौन सा टॉपिक है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। और मैं काला आदमी, विराम चिन्ह, मलबे का मालिक के अलावा क्या अपलोड करी थी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि काला आदमी में किसके बारे में बात किया गया है, विराम चिन्ह में किसके बारे में किया गया है, ठीक है, मलबे का मालिक में किसके बारे में बात किया है, संघमित्रा में किसके बारे में बात किया है। और अगर आप लोग मेरा वीडियो देख लिए होंगे तो इतना आइडिया अच्छे से हो गया होगा। और उसके बाद तो अपने से बना के ही लिखना होता है। तो अमर ज्योति एकांकी जो है, इसके लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित अमर ज्योति एकांकी में पुरुष पुंगव मानवता की अमर ज्योति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पूरे जीवन की एक हल्की झलक प्रस्तुत की गई है। 20वीं सदी को इस महापुरुष ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। सत्य, अहिंसा और स्वराज के आजीवन पुजारी बने रहने वाले महात्मा गांधी के जीवन वृत्त का चित्रण इस एकांकी में किया गया है, वह इतिहास सिद्ध है। गांधी जी के जीवन का नाटकीय स्वरूप देने के लिए इस एकांकी की रचना हुई है। सुदीर्घ गुलामी की स्थिति में अमानुषिक और बर्बरता की आंच में जीने वाले भारतीय लोगों को गांधी जी ने आदमी की तरह जीने और रहने की जो शिक्षा दी थी वह अभूतपूर्व थी। विश्वबंधु गांधी जी का भागवत स्वरूप ही आज हमारी वर्तमान जीवन पद्धति को संवार सका है। अमर ज्योति एकांकी का कथानक गांधी जी के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आयामित है। भारत पर तंत्रिता, प्रभाव और विक्षुति के अंधेरे से घिरा है। चारों ओर तम छाया हुआ है। स्त्रीकरण से पराधीन देश की सारी व्यवस्था ध्वनित होती है। तभी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को अमर ज्योति के रूप में गांधी का जन्म बालक मोहन के रूप में होता है। कालक्रम के मोहन बढ़ता है। अन्य बच्चों की तरह मांस, सिगरेट और कभी कभी शराब की लत उसे पड़ जाती है। तो जो महात्मा गांधी थे उनके बचपन का क्या है, बचपन में क्या नाम पड़ता है, तो मोहन। और जैसे जैसे वो बड़ा होते हैं ना, तो जैसे दूसरे सारे बच्चों को सिगरेट पीने का लत, शराब पीने का लत लगता है, ठीक उसी प्रकार उनको भी लगता है। लेकिन श्रवण कुमार का चरित्र पढ़कर और सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर उसकी मानसिकता बदल जाती है। लेकिन जब वो किसी बुक में पढ़े होंगे श्रवण कुमार के बारे में और सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखे, तो फिर उनका जो भी मानसिकता था वो पूरी तरीके से बदल जाता है। वह अपने इन कुकर्मों की माफ़ी अपने पिता से मांग लेता है। मैट्रिक पास करने के बाद मोहन बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत गया। 3 वर्षों के बाद अपनी शिक्षा पूरी करके वे वापस भारत आए। अब वे मोहनदास करमचंद गांधी बार एट लॉ बन गए थे, ठीक है। प्रथमतः उनकी प्रैक्टिस मुंबई से आरंभ हुई, प्रैक्टिस होगा, ठीक है। शुरू में उनकी प्रैक्टिस जो है वह मुंबई में प्रारंभ हुई, लेकिन वह वहाँ जम नहीं सके। फिर राजकोट आए, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। बम्बई निवास के दिनों में ही उनकी मुलाकात सेठ अब्दुल्ला से हुई, जो उन्हें 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका अपने एक केस की सुनवाई के क्रम में ले जाना चाहता था। 1 साल में 105 पाउंड देने की बात थी, अतः वे अब्दुल्ला के साथ अफ्रीका चले गए। पहले दिन ही उन्हें कचहरी से मजिस्ट्रेट से निकाल दिया। दूसरे दिन उसके साथ ट्रेन में दुर्व्यवहार किया गया। वे सब कुछ सहते रहते हैं। अफ्रीका में रह रहे भारतवासियों के साथ अंग्रेजों का व्यवहार अत्यंत ही अमानुषिक और बर्बर था। बेनीपुरी ने लिखा है, उफ, जिन भारतीयों ने इस दुर्गम जंगल को आबादी के योग्य बनाया, उन्हीं के लिए कैसे कैसे बुरे कानून बनाए जा रहे हैं। हम भारतीय 3 पाउंड का टैक्स दें,
हर भारतीय अपनी 10 उंगलियों की छाप देकर अपनी रजिस्ट्री करा ले। हर भारतीयों को अपनी बस्ती की सीमा के अंदर ही रहना पड़ेगा। गोरों की बस्तियों में घुसना उनके लिए गुनाह है। गांधी के हृदय में तूफान उठ गया। सर्वविध भारतीय साधनहीन और गोरे साधन संपन्न थे। मुकाबला किया जाए तो कैसे? इसी बीच उन्हें टॉल्स्टॉय की पुस्तक पैसिव रेजिस्टेंस हाथ लगी। इसके साथ ही उनके आगे का रास्ता साफ हो गया। अफ्रीकी प्रवासी भारतीयों में जागरण की नई किरण फूटती है। सत्याग्रह सेना का गठन किया जाता है। सभी वर्ग और सभी वर्ण के लोग उसमें भाग लेते हैं। अफ्रीका के जेलों में सत्याग्रहियों के स्त्री बच्चे सभी ठूस दिए जाते हैं। जेल में तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। फिर उन लोगों का मनोबल कमा नहीं। अंत में तानाशाह स्मर्ट्स को झुकना पड़ा। सत्याग्रह की शिखा निर्धूम निर्विकार जलती रही। गांधी अमर ज्योति बनकर जगमगाते रहे। आगे चलकर गांधी जी के व्यक्तित्व में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह घुल मिल गया। रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लिस्ट की प्रेरणा से उनमें स्वरवदय की ज्योति जगी। वे शहर छोड़कर गांव चले गए। वहां एक आश्रम बना। नाम रखा गया टॉल्स्टॉय आश्रम। वहां अपने सहयोगियों के साथ वे ऋषि तुल्य जीवन व्यतीत करने लगे। अफ्रीका की काली भूमि को जागरण की ज्योति से ज्योतित करके गांधी जी भारत लौटे। भारत की जनता ने उन्हें कर्मवीर गांधी की संज्ञा से संबोधित किया। पूना जाकर वे गोखले से मिलते हैं। गोखले उन्हें भारत भ्रमण करने की सलाह देते हैं। गांधी जी ने शांति निकेतन, हरिद्वार इत्यादि जगहों का भ्रमण किया। दोनों जगह उन्हें अपार प्रेम मिला। फिर चंपारण की भूमि उनके चरण रस से धन्य हो उठी। चंपारण के किसानों पर निलहों का अनाचार अपनी अंतिम सीमा पर था। अमर ज्योति गांधी का पहला प्रकाश वहां के अनाचारी गोरों का पराभूत कर दिया। जनता में आस्था की ज्योति जगी। मन का संन्यास कुछ कम हुआ। चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद के श्रमिकों का उद्धार किया। अहमदाबाद कपड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है। वहाँ श्रमिकों की दशा अत्यंत दयनीय थी। गांधी जी एवं अनसुईया बहन के नेतृत्व में श्रमिकों की हड़ताल प्रारंभ हुई। 21 दिनों की लंबी हड़ताल के बाद उद्योगपति टस से मस नहीं हुए। इधर मजदूरों का धैर्य टूटने लगा। काम नहीं तो पैसे नहीं का आघात लगा। मजदूर भूखे मरने लगे। गांधी जी ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। सारा अहमदाबाद डोल उठा। अंत में श्रमिकों की विजय हुई। जिस समय कर्मवीर गांधी चंपारण के किसानों का और अहमदाबाद के मजदूरों का उद्धार करने में लगे थे, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी की सेना मित्र राष्ट्रों को तबाह किए हुई थी। गांधी जी ने संकट में पड़े इंग्लैंड की मदद करने का उद्घोष किया। मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। जर्मनी हार गई। भारत ने तो अंग्रेजों की मदद की थी, लेकिन उपहार स्वरूप उसे अंग्रेजों की बर्बरता का दंश झेलना पड़ा। स्वराज तो नहीं ही मिला, बदले में रॉल्ट एक्ट की पाशविकता का दंश मिला। पंजाब में एक साथ हिंदू, मुस्लिम, सिखों तीनों का खून बहा। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ हुआ। इस सत्याग्रह आंदोलन से देश में नवीन चेतना का उदय हुआ। सियाराम शरण गुप्त ने लिखा है, हिंसा से शांत नहीं होता हिंसा नल, जो सबका है वही हमारा मंगल है। मिला हमें चिर सत्य आज यह नूतन होकर, हिंसा का है एक अहिंसा ही प्रत्युत्तर। देश में चतुर्दिक जागरण की लहर छा गई। स्कूल, कॉलेज, कचहरियाँ एवं अन्य सरकारी प्रतिष्ठान खाली होने लगे। गांव-गांव में, घर घर में स्वराज की गूंज उठने लगी। विदेशी वस्त्र जलाए गए। चरखे का घर घर प्रत्येक घरों में सुनाई देने लगा। इसी क्रम में गांधी जी को 6 वर्षों की सजा हो गई। फिर भी स्वाधीनता की ललक मिटी नहीं। गांधी जी ने नमक आंदोलन प्रारंभ किया। नमक कानून तोड़ा गया। बापू गिरफ्तार किए गए। लेकिन इस क्रम में देश ही नहीं, लंदन का सिंहासन भी डोल गया। कालक्रम में आंदोलन चलता रहा। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने सहायता की मांग की, लेकिन गांधी ने शर्त रखी, पहले भारत छोड़ो। अंग्रेजों को यह शर्त मंजूर नहीं हुई। फिर क्या था, सारा देश ज्वालामुखी बन गया। गांधी जी के नारे पर सभी डू एंड डाई, करो या मरो कहते हुए मरने को तत्पर हो गए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आज़ाद हुआ। लोहे की जंजीरें आप ही आप टूट पड़ी। गुलामी की अंतिम नरक नीला भी हमें देखनी पड़ी। देश का विभाजन हुआ, दंगे हुए, मारपीट, खून खराबी, आग लगी, नृशंस कांड आदि दानवी लीलाएं हुई। इसी क्रम में गांधी जी ने शांति यात्राएं की। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश स्वाधीन हुआ। गांधी जी ने विश्व के समक्ष पशुबल की अपेक्षा जिस सत्य एवं अहिंसा का सिद्धांत रखा था, राष्ट्रवाद का जो उच्च आदर्श रखा था, उसकी जीत हुई। लेकिन इस घर के चिराग से ही आग लगा दिया गया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी की प्रार्थना सभा में उनकी हत्या कर दी गई। धरती विदीर्ण हो उठी। अंबर का धीरज टूट गया। सारे संसार में अंधकार छा गया।
उस अमर ज्योति का पार्थिव शरीर मिट्टी में मिल गया। लगा कि हिमालय तिरोहित हो गया। वह ज्योति अमर ज्योति में लीन हो गई, किंतु उनकी शांतिदायिनी ज्योति आज भी सारे संसार को प्रेरणा दे रही है। दिनकर ने गांधी की मृत्यु पर लिखा, कुम्हल करके झुक गए कल्पतरु के पत्ते, हरि के सिंहासन की मणि तेजोहीन हुई, हो गए मुख परियों के सतत मुखर नुपर, सुरसुर में छाया शोक, मौन हो गया विगत, इंद्रासन की चांदनी, अम्मा की रात हुई। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, गांधी जी के बारे में चरित्र चित्रण है, तो हम लोग वो देख लेते हैं, फिर हम लोगों का ये खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, अमर ज्योति इस तरीके से हम लोगों का अमर ज्योति कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी का चरित्र चित्रण करें तो बेनीपुरी द्वारा रचित राम राज्य एकांकी में गांधी जी के जन्म से मृत्यु पर्यंत तक के पूरे जीवन की हल्की झांकी प्रस्तुत की गई है। यह झांकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। भारत ही नहीं, विश्व भर के लिए गांधी जी समादरणीय एवं प्रातः स्मरणीय बन गए। इसका कारण उनका परम उदात्त एवं महनीय व्यक्तित्व ही है। गांधी जी एक अत्याधुनिक पुरुष थे। उनकी आध्यात्मिक चेतना विशुद्ध भारतीय थी। उनका व्यक्तिगत सहज, उदार एवं सहिष्णु था, जिसमें सर्व जातीयता का मानवतावादी अभियान था। गांधी जी का जन्म उस समय हुआ था जब भारत पराभव, पराजय एवं विच्छुति का दंश झेल रहा था। देश में चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। बचपन में गांधी जी ने के एक सामान्य बालक थे। बाल सुलभ दुर्बलता उनके चरित्र में गुम्फित थी। फलतः वे बड़ी सिगरेट एवं मांस का सेवन करने लगे, लेकिन इन दुर्गुणों का परिहार श्रवण कुमार एवं सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखने से हो जाता है। वे अपने आप को संभाल लेते हैं। मोहन अपने पिता से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता है। पिताजी, मुझसे अपराध हो गया है, मैंने आपको धोखा दिया है, मैं मांस खाता हूँ, मैं सिगरेट पीता रहा हूँ, मैंने चोरी की है, इसके लिए आप मुझे सजा दीजिए। आत्मनिंदा का भाव उनके चरित्र को महत्व बना देता है। आत्मनिंदा के संबंध में गांधी जी ने कहा था, आत्मनिंदा का उपयोग तो इतना भर होना चाहिए कि हम प्रगति कर सके। भूतकाल में हमारे हाथों जो दोष हुए हैं और आज हम उन्हें कर रहे हो तो उनका बार बार चिंतन करके आत्मा का उत्पीड़न करने का अर्थ तो दोष की वृद्धि करने के समान ही है। गांधी जी में शिक्षा ग्रहण करने की ललक थी। मेहनत से परामुखता तथा आक्रमणीयता तथा भाग्यवादिता की थोड़ी सी मात्रा उनमें नहीं थी। यही कारण है कि वे बार एट लॉ बन गए। बैरिस्टर बनने के लिए उन्होंने क्या क्या न सीखा। अंग्रेजी कानून, रोमन कानून, लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, व्याख्यान कला, नृत्य कला, यहाँ तक कि मुख मुद्रा शास्त्र तक पढ़े गए। गांधी जी के व्यक्तित्व में श्रद्धा, संयम, सत्य, अहिंसा, सेवा और परोपकार जैसे सारे मानवीय गुणों का सम्मिश्रण है। अफ्रीका में उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन वे संयम से काम लेते हैं। वे सच्चे अर्थों में महामानव थे। मनुष्य के संबंध में उनका कथन था, मनुष्य अपने सच्चे स्वभाव का साक्षात्कार तो तभी कर पाएगा जब वह भली भांति समझ लेगा कि मनुष्य बनने के लिए पशुता या दानवता का त्याग करना आवश्यक है। अफ्रीका गमन के पीछे उनका उद्देश्य सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी ही थी। इसमें किसी अर्थ का लोभ नहीं था, लेकिन वहां जाकर उनका उद्देश्य मानव सेवा बन जाता है। भारतीय प्रवासी का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता और वे वहां उसे संगठित करने का प्रयास करते हैं। गांधी जी ने मानव सेवा को जीवन का महत्व उद्देश्य बताते हुए कहा, मनुष्य का अंतिम ध्येय ईश्वर का साक्षात्कार है, अतः उसकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रवृत्तियां ईश्वर दर्शन के अंतिम ध्येय को ध्यान में रखते हुए उसी दृष्टि में होनी चाहिए। मानव मात्र की सेवा इस साधन की एक आवश्यक अंग बन जाता है, क्योंकि ईश्वर से साक्षात्कार प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग यही है, उसकी सृष्टि में उसे देखा और उस सृष्टि के साथ तादात्म्य साधा जाए। गांधी जी की दृष्टि में सभी धर्मों के लिए समान श्रद्धा एवं आदर का भाव था। उनकी दृष्टि में विभिन्न धर्म एक बगीचे में खिले सुंदर फूलों के समान या एक ही विशाल वृक्ष की अलग अलग शाखाओं की तरह था। इसलिए सभी धर्मों का मूल वे एक ही समझते थे। सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की बढ़ती भावना उनकी दृष्टि में भविष्य के लिए शुभ सूचक मानी गई थी। गांधी जी सच्चे सत्याग्रही थे। उनके दृष्टि में सत्याग्रह का मार्ग सुगम नहीं था, तलवार की धार पर चलने जैसा था। इसके लिए हृदय की मजबूती आवश्यक होती है। सत्याग्रह सभी भेदभाव को मिटाने वाला एक अमोघ अस्त्र है। गांधी जी की दृष्टि में निष्क्रिय प्रतिरोध तो नकारात्मक है और प्रेम के सक्रिय सिद्धांत तो इसका कोई संबंध नहीं। सत्याग्रह सक्रिय प्रेम के सिद्धांत पर चलता है, जो कहता है उन लोगों से प्रेम करो जो द्वेष रखते हैं। अपने मित्रों से प्यार करना तो आसान है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। इसी सत्याग्रह के बल पर गांधी जी के सदैव विजय होती रही। सत्याग्रह के
बल पड़ी उनमें अदम्य साहस, अटूट धैर्य, अपार सहनशीलता आदि गुण आ गए थे और गांधी जी का व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। अंग्रेज कवि लैंगफेलो ने ठीक ही लिखा है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लिव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। गांधी जी का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही था। वे मनुष्य मात्र को भ्रातृभाव से देखने के हिमायती थे। यजुर्वेद की यह पंक्ति उनके चरित्र में समाहित हो गई थी, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। ऋग्वेद का एकात्म भाव ही उनका प्रेरणा स्रोत था। संग संग चलने का, एकमेव होने का भाव उनका हमारी संस्कृति के अनुकूल ही था। अच्छा, खत्म हो गया। स गच्छध्वं सौध्वं सवो मानसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनम उपासते समानी वो आकुति समाना हृदयान्वय समानमस्तु ओ मनो यथा ओ सुसहा सती। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह से मिलन से गांधी जी के चरित्र का गठन हुआ था। उनका सर्वोदय, देखिए मैं आप लोगों को सीधा बात कहती हूँ, अमर ज्योति के बारे में कुछ भी आएगा ना, कुछ भी उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, गांधी जी के बारे में जो भी जानते हैं सब कुछ लिख दीजिएगा, पूरा उनका बचपन से लेके पूरा मृत्यु तक सारा कहानी लिख देना है, बात खत्म, ठीक है। और मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ ना, तो आप लोग सुन लीजिए और इसी हिसाब से लिख दीजिएगा। चलिए, सादा जीवन और उच्च विचार उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। शील और नैतिकता उनकी सृष्टि में ईश्वर पूजा से भी श्रेष्ठ है। श्रद्धा को वे हृदय की वस्तु मानते हैं। सत्य और अहिंसा के लिए गांधी जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनका कथन है, सत्य और अहिंसा से शरीर, बुद्धि और आत्मा की सब शक्तियों का विकास होता है। अगर हमारी इन शक्तियों का विकास सत्य और अहिंसा द्वारा नहीं होता तो हम ही झूठे हैं। गांधी जी के चरित्र का गठन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भया की भावना से हुआ है। वे मानवता के पुजारी थे, विश्व संस्कृति के हिमायती थे। उनके दिल में वर्ण, वर्ग, जाति, संप्रदाय, धर्म एवं पूर्व पश्चिम के लिए कोई विभाजन रेखा नहीं थी। उनकी मानवता अपने आत्मिक बल के साथ निराला की इन पंक्तियों को स्वीकार करती थी। मानव मानव से नहीं भिन्न, निश्चय हो श्वेत कृष्ण अथवा वह नहीं विलग, भेद कर पंख निकलता है कमल जो मानव का वह नहीं सर। तो इस तरीके से आप लोगों को मैं अमर ज्योति पूरा पढ़ा दी। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, अमर ज्योति का अर्थ भाव, ठीक है, क्योंकि अर्थ भाव जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अर्थ भाव स्पष्ट करें, देखिए किसका पढ़ना है हम लोग को, अमर ज्योति। देखिए मैं आप लोगों को पहले क्या करती थी, पहले है ना मैं वीडियो एडिटिंग करती थी, ठीक है, किस तरीके से करती थी, तो छोटा छोटा वीडियो बना ली जैसे जैसे टाइम मिला, और फिर जब काइनमास्टर में जाकर सबको एक साथ ऐड करके एक्सपोर्ट कर देती थी, अपलोड कर देती। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मेरे काइनमास्टर का वीडियो एक्सपोर्टिंग में हो जाता है और लास्ट तक जाता है और थोड़ा सा 2 इंच या फिर 1 इंच से भी कम बाकी रहेगा और उसके बाद आगे बढ़ता ही नहीं रहता है, पता नहीं क्या हो गया, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो भी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो कितना बड़ा हुआ है, ये सीधा बना रही हूँ ना, सीधा अपलोड करूँगी, अभी 17 मिनट हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। अत्याचार के सामने सर मत झुकाओ, दबो नहीं, पर हाथ भी मत उठाओ। यदि इस प्रतिज्ञा के साथ एक भी आदमी डटकर खड़ा हो जाए तो अत्याचारी को ही एक दिन झुकना पड़ेगा। क्या कहना था उनका, अत्याचार के सामने सर मत झुकाओ, ठीक है, सर नहीं झुकाना है, दबो नहीं, दबना भी नहीं है, पर हाथ भी नहीं उठाना है। यदि देखिए क्या करना है, हम लोग सर अपना नहीं झुकाएंगे, दबेंगे नहीं और अपना हाथ भी नहीं उठाएंगे, बात खत्म। प्रस्तुत गद्य संदर्भ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित अमर ज्योति एकांकी के 5वें अंश से लिया गया है। एक अंश दूसरा प्रवक्ता है जो प्रथम से कह रहा है। गांधी जी बैरिस्टर के रूप में एक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए, गांधी जो है वो थे, क्या बोलते, वकील थे ना, तो अपना व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए बम्बई से दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1 वर्ष में उन्होंने 105 पाउंड देने की बात पक्की हुई थी। घनघोर जंगल वाला देश दक्षिण अफ्रीका में अधिकांशतः हबशी लोग थे। एक बैरिस्टर के रूप में वहां गांधी जी को सम्मान नहीं मिला। प्रथम दिन ही उन्हें अदालत से निकाल दिया गया। रेल यात्रा के क्रम में भी उनकी बेइज्जती की गई। उनके सामने हिंदुस्तानियों को पग पग पर प्रताड़ित किया जाता था। गोरों के इस अत्याचार का गांधी जी वहां विरोध करते हैं। इस विरोध के कारण उसमें आत्मशक्ति और बढ़ती है। एक दिन डरबन बंदरगाह पर उन्हें लात घुसे से प्रहारित किया गया। इस प्रहार से चेम्बरलेन ने ताड़ दिया कि गांधी जी पर प्रहार करने वाले पर मुकदमा चलाया जाए। अफ्रीका के दुर्गम जंगलों को आबादी योग्य बनाने वाले भारतीयों के लिए तरह तरह का क्रूर कानून बनाए गए। इसे सब कोई सह सकने की स्थिति में नहीं थे। गांधी जी उनके निदान के लिए प्रयत्न कर रहे थे। एक दिन टॉल्स्टॉय की एक किताब उन्हें मिली। अब उनके समक्ष प्रतिकार का रास्ता साफ हो गया था। वे समझ गए कि आदमी को अत्याचार के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए। अगर ऐसा सभी कोई मानकर चलने लगे तो अत्याचारी को ही एक दिन झुकना पड़ेगा, ठीक है। अब बस 2 ही पढ़ना है, लेकिन याद रखिए सत्याग्रह का रास्ता सुगम नहीं है, यह तो तलवार की धार पर चलना है। प्रस्तुत गद्य संदर्भ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित अमर ज्योति एकांकी के 5वें अंश से लिया गया है।
इन पंक्तियों में लेखक ने सत्याग्रही गांधी जी को सत्याग्रह संबंधी धारणाओं पर प्रकाश डाला है। अफ्रीका में वकालत करते हुए गांधी जी ने देखा कि अफ्रीकी प्रवासी भारतीयों पर तरह तरह के अनाचार किए जाते हैं। इस अनाचार का विरोध गांधी जी ने सत्याग्रह के बल पर किया था। सत्याग्रह के बल पर भारतीय लोगों को कलमशद के जीवन से निकलने के लिए गांधी जी ने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया था। सभी भारतीयों ने निश्चय किया था कि वे टोल टैक्स नहीं देंगे, बस्ती के घेरे में नहीं रहेंगे और अंगुलियों की छाप नहीं देंगे। इन निर्णयों की गांधी जी सामूहिक रूप से स्वीकृति चाहते थे, इसलिए अफ्रीका के एक महती सभा का आयोजन किया गया। उपयुक्त उदाहरण गांधी जी का ईश्वर है। लेखक ने गांधी जी के विचारों को निरूपित करते हुए सत्याग्रह की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। सत्याग्रह के पथ पर चलना सुगम नहीं होता। इस मार्ग पर जो चलता है उसके भाल पर अनल मुकुट होता है। गांधी जी का तत्व चिंतन एक पीड़ा का तत्व चिंतन है। वे मनुष्य के स्वभाव पर विश्वास करते थे और मानव में शुभ शुभांश पर ही आस्थावान थे। वे समझते थे कि मानव जो पशु बन गया है उसे सत्याग्रह के बल पर पुनः मानव बनाया जा सकता है। सत्याग्रह की राह पर फूल नहीं सूल बिछे रहते हैं, अतः इस मार्ग पर चलना अत्यंत ही दुर्गम है। ठीक है, अब बस लास्ट क्वेश्चन ही खत्म होगा। ठीक है, सत्य का तेल, अहिंसा की बाती, सत्याग्रह उसकी सीखा और सर्वोदय उसका प्रकाश। अफ्रीका की काली भूमि जगमग कर उठी। अब अमर ज्योति अपने दिव्य प्रकाश से अपने पवित्र मातृभूमि को जगमग करने के लिए अपने देश की ओर चली। अमर ज्योति की जय। प्रस्तुत गद्य संदर्भ बेनीपुरी द्वारा रचित अमर ज्योति एकांकी से लिया गया है। अमर ज्योति गांधी जी का व्यक्तित्व काफी प्रभावपूर्ण एवं ज्वालामन था। उनका व्यक्तित्व पराधीन पद दलित देश के लिए भागवत धर्म स्वरूप था। उनके व्यक्तित्व में सत्य, अहिंसा, परोपकार, सेवा, कष्ट सहिष्णुता एवं अन्य सद्गुण समाहित थे। अफ्रीका में रह रहे भारतीय मूल के निवासियों को गोरी सरकार की अमानुषिक बर्बरता के दंश से मुक्ति दिलाकर गांधी जी भारत लौटते हैं। भारत उस समय दास्ता की कालिमा से, अंग्रेजों के अनाचार से आक्रांत था। पूरा भारत विकलांग बन गया था। कार्पण्यता, वैल्यता और हताशा की मनोभावना में जी रहे भारतवासियों को इस अमर ज्योति की एक नई राह दिखाई थी। विच्युत, विच्छेद, विघटन एवं खंडित विश्वासों का एक सहारा मिला। वह सहारा था सत्याग्रह का। गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह का आग्रह करने की कला हस्तगत होती है, अन्याय का सामना करने की शक्ति आ जाती है, किंतु सत्य का आग्रह तो प्रतिदिन निरालस भाव से कोई विशुद्ध परामर्थिक कार्य, निस्वार्थ मोहर रहित सेवा अर्थात विशुद्ध यज्ञ करने से ही उत्पन्न होता है। गांधी जी भौतिक जगत के अंधकार में आध्यात्मिकता के प्रकाश पुंज थे, अमर ज्योति थे। तभी तो सिया शरण गुप्त ने अपनी बापू शीर्षक कविता में कहा है, छिन्न भिन्न करके तमरे जाल तुम जिस ओर गए, निकल पड़े है वही मार्ग न, दुर्गम दुरु में से संगा समाधान सम। ठीक है, तो बस ये उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैं अमर ज्योति कहानी पढ़ा दी हूँ और अमर ज्योति में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। कुछ भी पूछे महात्मा गांधी का पूरा बायोडाटा लिख देना है, बात खत्म। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अमर ज्योति कंप्लीट किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोगों का एग्जामिनेशन का टाइम नहीं होता है, मैं आज रात भर वीडियो अपलोड करती रहूँगी, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।